हेलो फ्रेंड, दिस इज फिजिक्स स्वप्निल और आज हम पार्ट 2 में बात कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। पार्ट 1 आपने हमारा देख ही लिया होगा। तो इस पार्ट 2 में सबसे पहले हम लोग डिफरेंस सीख रहे हैं मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स में। तो पहला पॉइंट है कि जो मैन्योर्स होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक मतलब होता है जो कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं जो कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट से नहीं बने होते हैं, नेचुरल होते हैं, ये केमिकल होते हैं। ठीक है, ये जैसे काउ डंग हो गया, वेजिटेबल और एनिमल वेस्ट हो गया, ये नेचुरल होते हैं लेकिन इनमें केमिकल्स होता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस वगैरह होता है। इनमें लेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट होता है जो सॉइल को चाहिए रहता है, प्लांट को चाहिए रहता है, बहुत ही कम न्यूट्रिएंट होता है। इनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट होता है फर्टिलाइजर्स में। ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होते हैं, मतलब कोई पर्टिकुलर खास न्यूट्रिएंट नहीं अवेलेबल होता है, ये वेरी कर सकता है। और ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं। किसी को अगर सॉइल को नाइट्रोजन चाहिए तो हाँ, केवल हम नाइट्रोजन का ही उसको न्यूट्रिएंट दे सकते हैं, लेकिन इनमें हमारा कंट्रोल नहीं होता है, तो ये कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट नहीं होते हैं। फिर ये बहुत ज़्यादा बल्की होते हैं, बहुत भारी होते हैं, ट्रांसपोर्ट में बहुत डिफिकल्टी होती है, स्टोरेज में बहुत डिफिकल्टी होते हैं। और ये क्या होते हैं, इजी टू स्टोर होते हैं फर्टिलाइजर्स। ये बहुत सस्ते होते हैं और घर में ही प्रिपेयर हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं और फैक्ट्रीज में प्रिपेयर होते हैं फर्टिलाइजर्स। बहुत ही स्लोली एब्जॉर्ब करता है क्योंकि ये पानी में घुलते ही नहीं है, बहुत ही कम घुलते हैं। और ये जो फर्टिलाइजर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, ईजिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इन सब पॉइंट्स को देखते हुए हमें लगता है कि ये तो वरदान हो गए, फर्टिलाइजर्स यूज़ करने चाहिए, ये तो किसी काम के नहीं है मैन्योर्स। लेकिन ऐसा नहीं है। जो फर्टिलाइजर्स हैं इसमें होता है अगर आप कम मात्रा में यूज़ करोगे तो ये फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर आपने ज़्यादा कर दी, लालच के चक्कर में आपने कर दिया, ओवर यूज़ कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये पर्कुलेट करते हैं, नीचे तक चले जाते हैं वाटर टेबल तक। और आप जानते हैं कि वाटर टेबल से हर एक चीज़ जुड़ी हुई है, पॉन्ड सब पूरा एक एक्वेटिक सिस्टम जुड़ा हुआ है। और जब ये चले जाते हैं केमिकल्स, पॉइजनस केमिकल चले जाते हैं एक्वेटिक सिस्टम में, तो एक्वेटिक सिस्टम पूरा डिस्ट्रॉय कर जाते हैं। इसके अलावा ये जो होते हैं फर्टिलाइजर्स होते हैं, फर्टिलिटी ही भी ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, आपकी एज तो 5-10 साल में अच्छी होगी, उसके बाद फर्टिलिटी ही नहीं रहेगी तो क्या मतलब। तो इसलिए अगर हम एक स्मॉल अमाउंट में करेंगे, ठीक है, प्रॉपर तरीके से करेंगे, एक्सेसिव यूज़ नहीं करेंगे, तो फर्टिलाइजर बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर आपने एक्सेसिव यूज़ कर दिया तो इनसे बुरा कोई नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे फर्टिलाइजर्स और उनके। अब आप देख रहे हैं सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 6 फैक्टर्स विच इम्प्रूव वैरायटी इन क्रॉप। क्या क्या 6 फैक्टर हम चाहते हैं जो हमारे क्रॉप में हो, ठीक है, जिससे हमारे क्रॉप का क्या हो, इम्प्रूवमेंट हो। ठीक है, तो पहले हम चाहते हैं कि हायर ईल्ड हो। हायर ईल्ड मतलब क्या होता है, सेम पीस ऑफ लैंड से ग्रेटर आउटपुट मिले हमें। ठीक है, हर कोई यही चाहता है। फिर इम्प्रूव्ड क्वालिटी हो, क्वालिटी जो होती है वो अच्छी हो। जैसे आपने देखा होगा कुछ मैंगोज की बात करते हैं, कुछ क्वालिटी वाले मैंगोज होते हैं जिनके दाम ज़्यादा बिकते हैं और कुछ की क्वालिटी थोड़ी कमज़ोर होती है। तो हम जानते हैं कि हमारी जो क्रॉप की क्वालिटी हो वो बहुत ही बेहतरीन हो। बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है, बायोटिक मतलब होता है लिविंग, एबायोटिक होता है नॉन लिविंग। लिविंग में आते हैं जैसे पेस्ट हो गया, रोडेंट्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, ये सब क्रॉप को ख़राब करते हैं। तो इनमें हमारे क्रॉप रेजिस्टेंस करें, मतलब इनको हार्म ना हो पाए हमारे क्रॉप इनसे। और एबायोटिक जैसे फ्लड्स हो गया, रेन हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, विंड्स हो गया, इनसे भी हमारे क्रॉप क्या हो, बचे रहें। हमारे क्रॉप में ऐसी खूबियाँ होनी चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वाइडर एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब जैसा भी इन्वायरमेंट हो, ठीक है, जैसे भी सॉइल हो, ठीक है, वो सब अडॉप्ट कर ले जहाँ पे ये ग्रो हुए हैं। ऐसा नहीं हो कि अगर ये उग ही नहीं पा रहे हो, अडाप्ट ही नहीं कर पा रहे हो अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग। फिर चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन है, चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। हम चाहते हैं कि हमारे जो क्रॉप्स हो वो जल्दी मैच्योर हो, जिससे जल्दी जब मैच्योर होंगे तो हम इनको क्या करेंगे, जल्दी हार्वेस्ट करेंगे। और जब जल्दी हार्वेस्ट होगा तो क्या होगा, मनी भी जल्दी हमें मिलेगा, इससे कमर्शियल वैल्यू इसकी बढ़ेगी। ठीक है, तो हम चाहते हैं मैच्योरिटी टाइम हो वो क्या हो, कम हो। ठीक है, और लास्ट है एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जैसे टॉलनेस हो गया, कुछ क्रॉप चाहिए होता है जो बहुत टॉल हो, कुछ क्रॉप चाहिए रहता है जो शॉर्ट हो। जैसे सीरियल्स क्रॉप हम चाहते हैं शॉर्ट हो, जितनी शॉर्ट होंगी तो कम न्यूट्रिएंट लेंगी सॉइल से, और कम न्यूट्रिएंट लेंगी और जल्दी हार्वेस्ट होंगी, तो क्या हो जाएगा, ये हमें कमर्शियली फायदेमंद होगा।
ठीक है, आई होप आपको ये 6 फैक्टर्स समझ में आए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज फिजिक्स विद स्वप्निल, और जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, आज हम सीखेंगे इंटरक्रॉपिंग, मिस क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन में डिफरेंस। तो पहला पॉइंट क्या लिखा है, देयर इज अ पैटर्न। ठीक है, पैटर्न होता है जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो। ठीक है, आपको क्या पैटर्न दिख रहा है कि पहले रो में कुछ वेजिटेबल है, फिर दूसरे रो में कुछ और वेजिटेबल है, फिर रिपीट हो गई, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट रो पैटर्न अरेंजमेंट। तो एक डेफिनेट पैटर्न होता है इंटरक्रॉपिंग में। एग्जाम्पल है सोयाबीन प्लस मेज या बाजरा और लोबिया। इंटरक्रॉपिंग का एडवांटेज क्या होता है कि लैंड का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है, और अगर एक जो पेस्ट होते हैं वो एक प्रकार की क्रॉप को अगर हार्म करते हैं तो दूसरी प्रकार की क्रॉप क्या हो जाएगी, बच जाएगी, और मैक्सिमम रिटर्न मिल सकता है कि मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। तो कोई क्रॉप अच्छा रिटर्न दे रही है, अगर आप एक से ज़्यादा क्रॉप लगा रहे हो तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है आपको। तो इंटरक्रॉपिंग के बाद आता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग में होता है कि जैसे अपने हाथ में ले लिया, सीड्स ले लिया और ऐसे स्कैटर कर दिया। तो जब स्कैटर कर दिया तो कोई कहीं पे भी उग रहा है, ठीक है, कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं है, तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग में जैसे आप देख रहे हो कहीं पे भी कोई भी उग रहा है, आप डायग्राम में देख रहे हो, और एग्जाम्पल क्या है, वीट प्लस ग्राम, वीट प्लस मस्टर्ड, ग्राउंडनट प्लस सनफ्लावर। ओके, फिर आप तीसरा क्या देख रहे हो, करेक्ट, क्रॉप रोटेशन है। क्रॉप रोटेशन से वर्ड ही बोल रहा है रोटेशन। रोटेशन मतलब होता है कि आप कुछ महीने आपने कुछ उगाया और अगले महीने आपने कुछ उगाया। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है कि आपने कुछ महीने वीट उगाया, फिर आपने पल्सेस उगाया। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप पहले क्या होता था कि एक सेम टाइप ऑफ क्रॉप उगाते थे उसी लैंड में, तो वो जो था वो सॉइल का न्यूट्रिएंट लेता जाता था, और 10 15 20 साल 25 साल बाद 50 साल बाद उस सॉइल का पूरा न्यूट्रिएंट वो चूस लेता था, ख़त्म कर देता था। तो इससे वो क्या होता था, इनफर्टाइल हो जाता था सॉइल। तो इसका अच्छा सोल्यूशन क्या है, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है कि आपने 6 महीने मान लो उगाया, वीट उगाया, ठीक है, फिर कुछ सॉइल जो न्यूट्रिएंट उनमें कमी हो गई, तो आपने क्या कर दिया, लेगुमिनस प्लांट उगाया। जैसे पल्सेस होते हैं, दाल के पौधे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनके में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। और ये नाइट्रेट क्या होता है, सॉइल में इजीली सोल्यूबल होता है, और ये नाइट्रेट प्लांट्स ले लेते हैं ऐसे इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट। तो उससे क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट खो गया था मेन क्रॉप उगाने से, वो इनसाइड क्रॉप उगाने से क्या होगा, वापस आ जाता है, तो फर्टिलिटी मेंटेन होती है। तो बहुत समझदारी वाला डिसीजन होता है क्रॉप रोटेशन का। तो आई होप आपको ये तीनों समझ में आए होंगे, क्लियर कट। आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो अब हमारा टॉपिक है जो आप देख रहे हैं वो है वीड। वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स दैट कंपीट फॉर न्यूट्रिएंट विद द मेन क्रॉप। आप सबने देखे होंगे, आपके घर में भी बहुत छोटा सा गार्डन होगा, तो कुछ ऐसे पौधे आ जाते हैं जो कि आपको नहीं चाहिए। तो वही पौधे जो आपको नहीं चाहिए अपने आप आ जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, वीड्स बोला जाता है। तो वीड्स के जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, वीड्स के एग्जाम्पल आप देख रहे हो, जैंथियम, पैर्थीनियम, सेपर्नियस रोटंडस, उसको हिंदी में बोला जाता है गुखरू, गाजर घास और मोठा। शायद आप इनमें से कोई किसी को सुना हुआ आपने नाम इनका, ठीक है। और इनको कंट्रोल कैसे किया जाता है, तो पहले दिया है प्रिवेंटिव वीड कंट्रोल। प्रिवेंटिव वीड कंट्रोल मतलब होता है ऐसे भी सीड्स आते हैं जिनमें आसपास वीड्स नहीं उगती हैं, तो होते हैं प्रिवेंटिव वीड कंट्रोल सीड्स होते हैं। फिर होता है कल्चरल, बायोलॉजिकल, मैकेनिकल और केमिकल। कल्चरल होता है जैसे आप क्रॉप रोटेशन वगैरह प्रैक्टिस करते हो तो जल्दी वो नहीं उग पाती हैं वीड्स। बायोलॉजिकल होता है, मैकेनिकल और केमिकल। मैकेनिकल होता है टिल्टिंग वगैरह खुरपी के द्वारा निकाल देते हो। केमिकल मतलब वीडी साइड छिड़क देते हो तो वीड्स नहीं हो पाती हैं। और फिर हमारा आता है बायोलॉजिकल आता है। तो बायोलॉजिकल में क्या करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म छोड़ देते हैं जो कि वीड्स को खा जाते हैं और हमारा उनका काम बन जाता है।
हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ क्रॉप्स दिखाई दे रही हैं, जैसे वीट, ग्राम, पैडी, सोयाबीन, मेज और कॉटन। इनमें से हमें बताना है कि कौन सी रबी क्रॉप है, रबी कौन सी है और कौन सी खारिफ क्रॉप है। तो जो लोग थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, जिनके कोई रिलेटिव्स या काम किसान हैं, तो इजीली बता पाएंगे खैरिफ और रबी में कौन सी क्रॉप्स हैं। बाकी लोग जो नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूँ, वीट और जो ग्राम होते हैं वो रबी क्रॉप होते हैं या रबी बोलते हैं इसको, और बाकी जो है खरीफ क्रॉप है। बाकी जो क्रॉप है वो खरीफ क्रॉप है। अब इनमें आता है कि अंतर क्या होता है रबी और खरीफ में, किसमें पानी ज़्यादा चाहिए रहता है, इरिगेशन किसमें ज़्यादा चाहिए रहता है, और इनकी हार्वेस्टिंग टाइम क्या होता है। तो अगर हम बात करते हैं रबी का, अगर हम राबी क्रॉप की बात करते हैं तो ये इनको उगाया जाता है विंटर्स में उगाया जाता है, ठीक है। और खारिफ क्रॉप को मानसून में उगाया जाता है। तो जो भी खैरिफ क्रॉप है उनका जो ग्रोइंग पीरियड है, उनका जो ग्रोइंग पीरियड है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। वो क्या होता है, मानसून होता है। क्या होता है, मानसून। और जो राबी का ग्रोइंग पीरियड है, जो ग्रोइंग पीरियड है उनका है विंटर, ठीक है। उनका क्या है, विंटर है, ठीक है। अब बात आती है कि कब हार्वेस्ट होते हैं, ठीक है। तो जो खारिफ है वो हार्वेस्ट होते हैं अक्टूबर नवंबर में। तो खारिफ जो हार्वेस्ट होते हैं, जो खारिफ हार्वेस्ट होते हैं वो होते हैं अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। खारिफ जो होते हैं वो कब होते हैं, हार्वेस्ट होते हैं अक्टूबर नवंबर में। और बाकी जो हमारे राबी हैं वो हार्वेस्ट होते हैं मार्च अप्रैल में। राबी जो होता है वो उनका जो हार्वेस्ट पीरियड होता है वो होता है मार्च अप्रैल। क्या होता है, मार्च अप्रैल। सो आई थिंक आपको इतना नॉलेज हो गया है। और सबसे ज़्यादा जो पानी लगता है, इरिगेशन लगता है, वो खारिफ में लगता है, ठीक है। जो इरिगेशन रिक्वायरमेंट है वो खारिफ किए जाता। तो जैसा आप देख रहे हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेस्ट टू प्रोडक्ट फूड ग्रेन। तो हम सब ने देखा होगा, वेयर हाउसेस देखे होंगे, ठीक है। शहर के आउटर में, सतना में भी आपने देखे होंगे, आउटर आप जाते हो तो ऐसे वेयर हाउसेस रहते हैं, ऐसा उसकी छत होती है, बहुत लंबे लंबे गोदाम्स होते हैं, और उसके अंदर आप देख रहे होंगे बहुत सारी बोरियां पड़ी होती हैं, गेहूं की, अनाज की, कोई भी है, बहुत सारी। तो क्यों वेयर हाउस बनते हैं, बहुत ऑब्वियस बात है कि जब हार्वेस्ट होता है तो बहुत सारा अनाज निकलता है। अब सारा अनाज तो एक बार में तो नहीं बिक जाएगा। जब सारा अनाज एक बार में नहीं बिक रहा है तो उसको स्टोर करना पड़ेगा। आप खुले तो छोड़ नहीं सकते हो, खुले में छोड़ दोगे तो सड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा, किसी काम का नहीं होगा। तो प्रॉपर तरीके से वेयर हाउस में इनको रखा जाता है। क्या क्या ध्यान में रखा जाता है इनको स्टोर करने से पहले, ये पॉइंट सामने दिए गए हैं। तो पहला पॉइंट आप जैसे देख रहे हो, ड्राइंग, पहले सुखाया जाता है, धूप में सुखाया जाता है, फिर छाँव में सुखाया जाता है, जिससे कि उनके अंदर जो मॉइस्चर हो 14% से कम हो। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन मेंटेन की जाती है। जब गनी बैग्स में उनको रखा जाता है, बोरे में रखा जाता है, तो बोरों को अच्छे से साफ़ किया जाता है, और देखा जाता है कि आसपास चूहे ना हो, तो रॉडेंट्स किलर यूज किया जाता है। और हाइजीन का मतलब है कि दीवार से दूरी बनाई रखी जाती है, ऐसे दीवार चिपकाया नहीं जाता है। ज़मीन में भी रखा जाता है, वुडन प्लैंक में रखा जाता है। इन सब से क्या होता है कि जो दीवार की नमी है या ज़मीन की नमी है वो आ ना जाए, और हमारा जो अनाज है वो बर्बाद ना हो जाए। तो ये सब हाइजीन का ध्यान रखा जाता है। फिर फ्यूमिजेशन क्या होता है, केमिकल्स होते हैं, स्प्रे कर दीजिए, जिससे जो भी स्मॉल जर्म्स हैं जो हम नहीं देख पाते हैं और जो हार्म करते हैं वो भी मर जाए। फिर स्टोरेज डिवाइस जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, एकदम सूखी होनी चाहिए। आजकल एडवांस टेक्निक हो गई है। इस एडवांस टेक्निक में जो स्टोरेज डिवाइस आ रही हैं वो एयर टाइट आ रही हैं, मॉइस्चर रेजिस्टेंस आ रही है, रेट रिपेलिंग आ रही है, टेम्परेचर रेजिस्टेंस आ रही है, जिससे कि अच्छा हमारा अनाज की जो क्वालिटी है वो बनी रहती है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इस चैप्टर एंड हो जाएगा। तो है इरिगेशन। एक क्या होता है, नेचुरल तरीका होता है जिसपे फार्मर डिपेंड होते हैं पानी सप्लाई के लिए, वो है बरसात। ठीक है, इसके अलावा भी जो बरसात होती है वो इवन नहीं होती है, हर जगह अलग अलग होती है।
कहीं ज़्यादा तो कहीं कम, तो हम पूरा का पूरा इस पर डिपेंड नहीं कर सकते हैं। तो इंसान के द्वारा बनाया गया ऐसा तरीका, ऐसा सिस्टम जिससे कि पानी को पहुंचाया जा सके क्रॉप तक, उसको बोलते हैं इरिगेशन। कुछ प्रकार होते हैं इरिगेशन, जैसे आप देख रहे हो बोर्ड में, आप देख रहे हो पहला तरीका क्या है, वेल्स, फिर है टैंक्स, कैनल्स, रिवर लिफ्ट सिस्टम। वेल्स एक होता है डग वेल, एक होता है ट्यूब वेल। डग वेल मतलब कुआं, ट्यूब वेल्स मतलब होता है बोर टाइप का कि आप और अंदर तक ले जा रहे हो, और फिर ट्यूब वेल से लिए पानी निकाल रहे हो। टैंक्स क्या होता है, कहीं कहीं मिट्टी क्या होती है धस जाती है, मुलायम होती है, वहाँ वेल्स नहीं हो सकते हैं, ट्यूबवेल नहीं हो सकते हैं, तो टैंक्स कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसमें पानी को स्टोर किया जाता है और फिर क्रॉप तक पहुँचाया जाता है। कैनल समझ लेते हैं, कैनल्स क्या होता है ये है कि एक रिवर जा रही है, उसके रास्ते को रोका जाता है, डैम बनाया जाता है, फिर डैम के गेट्स ओपन किए जाते हैं जिससे पानी डैम के गेट से निकलता है और नैरो रास्ते में, संकरे रास्ते में पानी जाता है और वो रास्ता फिर खेत की तरफ निकल जाता है। तो कुल मिला के रिवर का पानी जो यूज नहीं हो रहा था, अपन ने दिमाग लगाया, वो डैम कंस्ट्रक्ट किया, पानी को रोका, गेट खोला, और गेट चारों डायरेक्शन में होते हैं, और गेट जो खोलोगे वहाँ से पानी निकलेगा, उसको एक रास्ता दे दो, उसको बोलते हैं कैनल्स। और ये कैनल्स कहाँ तक पहुँचा दिया जाता है, खेत तक पहुँचा दिया जाता है, ठीक है। और फिर लास्ट आपको दिख रहा है रिवर लिफ्ट सिस्टम। ये भी तरीका क्या है कि इसमें क्या होता है कि जो वहाँ खेत होता है वो नीचे होता है और रिवर ऊपर से बहती है, और जब रिवर फ्लडेड हो जाती है तो उसका रिवर का पानी खेत में आ जाता है। तो ये हमारे तरीके हैं। थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉयड this chapter, and if you like it please subscribe my channel, and thanks for watching it.